जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हम लोग जानेंगे न्यायपालिका के बारे में, जिसे जुडिशरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितनी भी बातें हैं, उनके जज के बारे में जानेंगे, उनके जस्टिस की नियुक्ति के बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा हम इस बात जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इतिहास जानेंगे। मैंने इसमें नोट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भारत में सबसे पहले 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, और यदि हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है तो आपने संवैधानिक विकास क्रम पढ़ा होगा। तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? जब अंग्रेजों के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया जाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखिएगा। तो उसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया जाता है, और उसके पहले न्यायाधीश बनते हैं एलिजा एम्पे, ठीक है। ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का इतिहास जाना कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है, जो 1773 में आता है, और सबसे पहले उसके जज बनते हैं एलिजा एम्पे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, और ये भी जानेंगे कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, किसके बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 124 यानी कि 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 124 में, ध्यान रखिएगा। इसके जज की बात करेंगे तो भारत है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या बहुत सारी है, 23-24 के आसपास है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जब संविधान लागू होता है उस समय भारत में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है ना। 1947 में जब देश आज़ाद होता है, जब हमारे संविधान का निर्माण होता है, उस समय अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नोट डाल के एक और बात कह रहा है कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, ठीक है। मूल संविधान की बात यही कह रहा है कि जब 1947 में संविधान लागू होता है, ठीक है ना। मूल संविधान का अर्थ होता है जब उस चीज़ का निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी कि संविधान के निर्माण के समय मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। जैसे हम लोग ऊपर पहले ही ये देख चुके हैं कि है ना, मुख्य पहले जो सहायक न्यायाधीश थे, जो अन्य न्यायाधीश थे, उनकी संख्या 7 थी, और जो मुख्य न्यायाधीश है उनको यदि आप मिला लेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है ना। जिसे संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया है। एक बात और ध्यान रखिए, यदि संसद चाहे तो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, केवल संसद को ही केवल अधिकार है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या है, जो बेंच होती है न्यायाधीशों की, उसको बढ़ा सके और उसको घटा सके, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि संविधान के समय, जब संविधान निर्माण होता है 1947 में, तब मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 न्यायाधीशों को मिलाकर 8 थे, जिसे संसद के द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। एवं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी कि 34 है, और जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अर्थात वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर जो अन्य न्यायाधीश हैं उन सबको मिलाकर हमारे सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थापित है उसकी बात चल रही है। उच्चतम न्यायालय जिसको कहा जाता है, उसके जजों की संख्या 34 है, और जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? तब मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 8 थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और देखिए, दूसरा नोट डाल के बता रहा है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, ठीक है ना। संसद को यह अधिकार है कि जैसे कि 34 न्यायाधीश है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के, वो चाहे तो 35, 36, 37 और 38 भी कर सकती है, ठीक है। किंतु वो क्या करती है ना, लेकिन वो कम नहीं कर सकती। जैसे कि इसमें दिया गया है, किंतु वह 7 से कम न्यायाधीश करने का अधिकार नहीं है।
लेकिन जैसे यदि उसको कम भी करना है तो 10-12 कर दे, जैसे कि क्योंकि न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या कम कर सकती है, किंतु 7 न्यायाधीश से कम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यदि उसको ज़्यादा करना है तो वो ज़्यादा कितने भी कर सकती है, एक बात ध्यान रखिए, है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या को मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो जज होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने और घटाने, यानी कि अधिक करने और कम करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो केवल संसद को दिया गया है। आप लोगों ने संसद के बारे में आप सबको पता होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में वीडियो देख रहे हैं, यानी कि भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है ना। क्या होती है संसद में, क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा के बारे में जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, 5 साल में विघटन हो जाता है, और राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। देखिए 79 में संसद का गठन है ना, और 80 में किसके बारे में दिया गया है, लोकसभा, और 81 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। इनके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हैं, ठीक है। यदि आपको ये देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में, ठीक है, उनके न्यायाधीशों के बारे में, उनकी प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए आगे देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है ये। देखिए हम एक वर्ड्स लिखना यहाँ पे भूल गए थे, नियुक्ति, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं अब मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 के तहत राष्ट्रपति के बारे में याद है ना, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब कि जो वर्तमान में जो 34 न्यायाधीश हैं इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, ध्यान रखिए। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर ही संसद बनता है। यदि आपको राष्ट्रपति की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, वेतन, भत्ते, शक्तियाँ, इनके बारे में जानना है तो मैंने इन पर डिटेल से वीडियो बनाया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो अन्य जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला नागरिक कौन है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होती है। अभी आप लोगों को पता होगा हमारी न्यू राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें शपथ किसने दिलाई है, जिनकी नियुक्ति भी की है और शपथ ग्रहण करवाई है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके, ठीक है ना। तो उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति हमारी बनी है ना दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ध्यान रखिए। देखिए जब तक आप लोग कोरिलेट करके, सहसंबंधित करके चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा। और आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं, किताबें आप इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, आपका एग्ज़ाम निकल जाए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, जिसकी भी एग्ज़ाम की, एनडीसी, सीडीएस, पॉलिटी, है ना, किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको भारत के नागरिक होने के नाते ये सब बातें पता भी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की योग्यता की। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होती हैं। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, है ना। तो सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में
लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। मतलब उन्हें, जैसे कि उच्च न्यायालय की बात करें तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये कहाँ का हाई कोर्ट है? तो उत्तर प्रदेश का है। जबलपुर हाई कोर्ट कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इस तरीके से हाई कोर्ट भी होते हैं ना, आपको पता होगा हाई कोर्ट के बारे में, है ना? कुछ 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक हाई कोर्ट भी होता है। तो जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वो उसने बहुत ज़्यादा, उसे 10 वर्षों का, लगातार 10 वर्षों का क्या होना चाहिए? या तो उसको जज के रूप में पहले से ही अनुभव होना चाहिए, या फिर उसको अधिवक्ता यानी कि वकील का अनुभव हो, उसने 10 वर्षों तक लगातार वकीलात की हो, तब जाके वो क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे इनके कार्यकाल की, है ना? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। कब तक पद धारण करते हैं? जब तक इनकी आयु, जब से इनकी नियुक्ति होती है ना, नियुक्ति से जब तक ये 65 वर्ष तक, जब तक जैसे कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 45 वर्ष की आयु में हो गई है, तो उनका कार्यकाल वैसे तो 65 वर्ष तक का होता है। 65 वर्ष तक ये पद पर बने रहते हैं, क्योंकि इनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है, इसलिए इनकी आयु 65 वर्ष की आयु तक ये क्या कर सकते हैं? अपने पद पर बने रह सकते हैं। दूसरी बात है, वह स्वयं अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी भी जज को जब ऐसा लगता है कि उन्हें अपना त्यागपत्र देना है, तो वो किसको दे सकते हैं? वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? वो त्यागपत्र दे सकते हैं स्वेच्छा से, और राष्ट्रपति उनका त्यागपत्र ले लेते हैं और वो इस्तीफा के माध्यम से पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। देखिए, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, इस तरीके से भी 65 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा, तब भी वो पद से हट जाते हैं, और यदि वो अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देते हैं तब भी वो पद से हट जाएंगे। लेकिन कभी कभी संविधान में कुछ न्यायाधीश होते हैं जो गलत भ्रष्टाचार फैलाते हैं, गलत जवाबदेही नहीं होते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, बीच में भी उनको हटाया जा सकता है। और वो का कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 5 के अनुसार न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है ना? किसमें किया गया है? 124 और सब आर्टिकल 5 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो देखिए, न्यायाधीशों को हटाने का जो उसका नियम है, एक तरीके से देख सकते हैं, न्यायाधीशों को हटाने का जो अधिकार है, उनके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। हम लोग पहले ही संसद के बारे में पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए, न्यायाधीशों को यदि बीच में जब न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें हटाना है, तो कैसे हटाया जाता है? संसद के द्वारा हटाया जाता है। और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है ना? क्योंकि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि राज्यसभा चाहे तो ये प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव, और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। और जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो न्यायाधीशों को उनके पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, और फिर नए न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ध्यान रखिए, है ना? तो आज के वीडियो में हमने इतना ही जाना उनके पद के बारे में, उनके कार्यकाल, नियुक्ति के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है, किस तरीके से न्याय करता है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियाँ क्या हैं, है ना? इसके डिसीजन कब कब किस तरीके से इसमें अपील की जा सकती है, इन सब के बारे में जानेंगे। भाग 1 और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें, ठीक है ना? आप उसको ज़रूर देखिएगा, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।